हेलो स्टूडेंट्स, इस लेसन में अब हम करने वाले हैं ओड टू द वेस्ट विंड का कैंटो 4। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ आई वर ए डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बेयर, इफ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, ए वेव टू पेंट बीनीथ दाई पावर एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ। यहाँ तक कोमा आया है, यहाँ तक अब एक बार हम देखते हैं। इससे पहले जो हम कैंटो 3 पढ़ चुके हैं उसके अंदर वेस्ट विंड का गुणगान है, वेस्ट विंड की शक्तियों का गुणगान है। कैंटो 1 में वेस्ट विंड की जो पावर्स अर्थ पर होती हैं उनको बताया। कैंटो 2 में वेस्ट विंड की जो पावर है स्काई के अंदर, बादलों के ऊपर, वो बताया। कैंटो 3 में मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन की वेव्स पर और उनके ऊपर उनका क्या प्रभाव है, क्या शक्ति दिखाती है, वो बताया। अब वो बताने वाला है, अपने लिए कुछ मांगने वाला है। सारी शक्तियां बता दी हैं। अब वो क्या कहता है, इफ आई वर ए डेड लीफ। पहले स्टैंजा पर वापस लेके आता है हमें। पहले स्टैंजा में लीफ की बात हुई थी, तो वो कहता है कि इफ आई वर ए डेड लीफ, अगर मैं एक डेड लीफ होता, गिरी हुई पत्ती होता कोई, दाउ माई टेस्ट बेयर, तो तुम उसको बेयर कर सकती थी, तुम उसको धारण कर सकती थी, सहारा दे सकती थी अगर मैं होता तो। इफ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड, और अगर मैं कोई स्विफ्ट क्लाउड होता, जैसा कि दूसरे स्टैंजा में बताया था, वो बादलों को किस तरह से बहा के ले जाती है अपने साथ, तो वो कहता है कि अगर मैं एक स्विफ्ट क्लाउड होता, एक फुर्तीला क्लाउड होता, स्विफ्ट का मतलब, तो तुम्हारे साथ मैं उड़ सकता था अगर बादल होता तो। ए वेव टू पेंट बीनीथ दाई पावर, अगर एक लहर होता, जैसे कि तीसरे कैंटो में उसने बताया था कि किस तरह से वो लहरों को उड़ा के ले जाती है, लहरों को बहाती है, वेस्ट विंड ओशन डर जाते हैं उससे। तो कहता अगर मैं वेव होता टू पेंट बीनीथ दाई पावर, तो तुम्हारी पावर के साथ मैं सांस लेता। पेंट का मतलब होता है हाँफना, जोर जोर से सांस लेता। बीनीथ दाई पावर, तुम्हारी पावर के अंडर में आकर के तुम्हारा साथी बन जाता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और तुम्हारी स्ट्रेंथ के आवेग को शेयर करता मैं। इम्पल्स होता है आवेग, तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसको मैं शेयर कर लेता, यानी तुम्हारी स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथ बना लेता अगर मैं वेव होता। यानी अगर मैं पत्ती होता, अगर मैं क्लाउड होता, अगर मैं लहर होता, तो मुझे तुम्हारा सहारा मिल जाता। ओके, तो यहाँ पे देखिए टर्जा राइमा चल रहा है। बेयर, शेयर, तो ए और ए बना देते हैं इसको, दी को बी बनाया तो ये फ्री, यहाँ पे बी आ गया, फिर बी सी बी बन जाएगा, इवन और कुड बी। ओके, टर्जा राइमा चलेगा इसके अंदर। 14 लाइन के कैंटो है, तो आप इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये जो पोएम है ये 5 सोनेट्स का कलेक्शन है। सोनेट 14 लाइन की होती है, तो इसमें कैंटो है 1 2 3 4 5, और हर कैंटो की 14 लाइन से टर्जा राइमा के साथ है। तो ये बोला जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कौन सी पोएम को 5 सोनेट्स बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर अब उसने इमेजिनेशन किया अपने आप को लीफ के बारे में, क्लाउड के लिए और एक वेव के लिए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को शेयर कर सकता था, और तब मैं लेस फ्री होता, तुमसे थोड़ा ही कम फ्री होता। ओ अनकंट्रोलेबल, यहाँ पे एड्रेस किया है उसको, अपोस्ट्रोफी है ये लिटरेरी डिवाइस। ओ अनकंट्रोलेबल, कि हे तुम तो अनकंट्रोलेबल हो, तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। परंतु अगर मैं ये सारी चीज़ें होता, अगर वेव होता, क्लाउड होता, डेड लीफ होता, तो तुम्हारी पावर को मैं भी शेयर करता और तुमसे बस थोड़ा सा ही फ्री होता। हालांकि तुम तो अनकंट्रोलेबल हो, तुम्हें तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। अब वो अपने पास्ट में जाता है, क्या बोलता है, इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, अगर मैं आज की परिस्थिति में अपने बॉयहुड की तरह होता, यानी जब मैं बॉय था, जब मेरा लड़कपन था, तब मैं कैसा था, अगर आज वैसा होता। एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन, और मैं तुम्हारे साथ हेवन की वॉन्डरिंग करने में तुम्हारा साथी हो सकता था। यानी तुम्हारे साथ में आसमान के अंदर, हेवन का मतलब यहाँ आसमान से है, आसमान की जो वॉन्डरिंग है, वॉन्डरिंग होता है आवारागर्दी करना या घूमना फिरना। तो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी बन जाता। कुड बी कॉमरेड, तुम्हारा कॉमरेड बन सकता था, साथी बन सकता था। तो ऑफ द वॉन्डरिंग ऑफ हेवन, जो तुम हेवन के अंदर, आसमान के अंदर घूमती रहती हो, वॉन्डरिंग करती हो। एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप दाई स्काई स्पीड स्क्रेस सिम डिवीजन, और तब क्या होता कि मैं तुम्हारी जो स्पीड है उसको भी पार कर सकता था, आउटस्ट्रिप कर सकता था। आउटस्ट्रिप का मतलब पीछे छोड़ सकता था तुम्हारी स्काई स्पीड को, तुम्हारी बहुत तेज जो आसमानी स्पीड है उसको मैं तुम्हें पीछे भी छोड़ सकता था। वो काम इम्पॉसिबल नहीं था। स्क्रेस सीम्ड ए विजन, तो वो जो विजन है वो स्क्रेस तो था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, यानी
मुश्किल तो था परंतु इम्पॉसिबल नहीं था। हो सकता है कि यानी वो ये कहना चाह रहा है कि बॉयहुड के अंदर मैं बड़ा एनर्जेटिक था। अगर बॉयहुड जैसी ताकत मेरे में अब होती तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी जो स्पीड है उसकी बराबरी कर लेता, या हो सकता है कि तुम्हें पीछे भी छोड़ सकता था मैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आई वुड नेवर हैव स्ट्रीवन, आगे क्या कहता है, आई वुड नेवर हैव स्ट्रीवन, मैं कभी भी कोशिश नहीं करता। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, स्ट्रीवन इसकी थर्ड फॉर्म है। आई वुड नेवर हैव स्ट्रीवन एज दस, इस तरह से। अगर अब मैं स्ट्राइव कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ इस तरह से, एज दस, जैसे अभी ऊपर वो बोल रहा था, विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, तो तुम्हारी मैं इस तरह से प्रेयर नहीं कर रहा होता, तुम्हारी सहायता नहीं मांग रहा होता इतनी जबरदस्त नीड के अंदर। सोर नीड का मतलब एक भयंकर नीड है मेरे को तुम्हारी। तो अगर मेरे अंदर पहले वाली बात होती, बॉयहुड वाली, अगर मेरे अंदर वो ताकत होती, वो फीलिंग्स होती, तो हो सकता है मैं तुम्हें भी पीछे छोड़ सकता था और इस तरह से मैं तुम्हारी प्रे नहीं कर रहा होता, तुम्हारी साथ नहीं मांग रहा होता। अब वो आता है मेन मुद्दे पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन्स है इस कविता की, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत ही फेमस लाइन्स है। ओ लिफ्ट मी एज ए वेव, ए लीफ, ए क्लाउड। यहाँ पे सार आ गया ना तीनों कैंटों का। पहले कैंटो में लीफ का जिक्र था, दूसरे में क्लाउड का, तीसरे में वेव का। तो अब वो कहता है कि ओ लिफ्ट में, मुझे उठाओ, मुझ में अब उतनी ताकत नहीं है, मुझे शक्ति चाहिए तुम्हारी। लिफ्ट मी एज ए वेव, ए लीफ, ए क्लाउड, एक लहर की तरह, एक पत्ती की तरह, एक बादल की तरह मुझे उठाओ तुम। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, मैं थॉर्न्स ऑफ लाइफ के ऊपर गिर गया हूँ, जिंदगी के कांटों के ऊपर गिर गया हूँ। फॉल अपॉन का मतलब गिरता हूँ, और मुझ में से अब खून बह रहा है। तो ये लाइनें जो है बड़ी ही इंसिन्यूएटिंग लाइन है, सजेस्ट करती हैं हमें कि शैली की वर्तमान में क्या परिस्थिति है। वो बहुत भयंकर कष्टों से गुजर रहा है, तो उस कष्टों के लिए उसने कितने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। मेटाफोरिकल लैंग्वेज देखिए, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, थॉर्न ऑफ लाइफ मेटाफोर का यूज़ किया गया है कष्टों के लिए, कि ज़िंदगी के जो कांटे हैं, ज़िंदगी के जो कष्ट हैं, मैं उनके ऊपर गिर गया हूँ, उनको भुगत रहा हूँ, मेरे में से खून निकल रहा है, यानी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। A heavy weight of hours has chained and woven to like the tameless and swift and proud. A heavy weight of hours, ये बड़ा कष्टप्रद समय के लिए यूज किया है उसने फ्रेज। A heavy weight of hours, भारी समय है बहुत ही, वेट यानी भार, आवर्स यानी घंटे, हैवी का मतलब बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी। तो हैवी वेट जो है, भार जो है, समय का बोझ मुझ पे पड़ा हुआ है, और उसने चेन और बो कर दिया है किसी को, वन को। ये किसी वही है, पोइट कह रहा है कि किसी को एक समय के भारीपन ने, यानी बुरे समय ने चेन कर दिया है, यानी जंजीरों में जकड़ लिया है, और बो कर दिया और झुका दिया है वन को, किसी आदमी को, यानी मुझको ही, जो कभी था टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड, यानी जो कभी था टेमलेस, यानी जिसको पालतू ना बनाया जा सके, जंगली था जो कभी, स्विफ्ट था, बड़ा ही फुर्तीला था, और प्राउड यानी गर्वीला था। तो वो आदमी जो कभी गर्वीला था, टेमलेस था, प्राउड था, स्विफ्ट था, उसको समय की मार ने, वेट ऑफ आवर्स ने, हैवी वेट ऑफ आवर्स ने चेन्ड एंड बो कर दिया है, यानी जंजीरों में जकड़ लिया और झुका दिया है। अब शैली के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतना परेशान था, इतना अपने आप को कह रहा था कि मैं टूट गया हूँ, मुझे बस तुम्हारी शक्ति चाहिए वेस्टविंड की। इसके लिए आपको शैली की जीवनी पढ़नी पड़ेगी, शॉर्ट में आप पढ़ लीजिएगा। शैली बड़ा ही रेवोल्यूशनरी टाइप का व्यक्ति था, वो नास्तिकता में विश्वास करता था, और जो ऑर्थोडॉक्सी के बिल्कुल खिलाफ था, रूढ़िवादी परंपराएं जो उस समय चली थी, तो उनका बड़ा विरोध करता था, और बड़ा ही रेवोल्यूशनरी व्यक्तित्व था। उसने हर चीज़ का उसने विरोध किया जो उसके तर्कों पे खरी नहीं उतरती थी। तो इससे सारा समाज जो था उसका विरोधी हो गया था, और उस पर तरह तरह की पाबंदियां लग गई थी, और भी उसने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे कष्ट झेले थे। तो यहाँ पे वो इस तरह से वेस्टविंड के साथ अपनी प्रे कर रहा है कि मुझे ताकत दो। ओके, आगे कैंटो 5 है जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर। तो ये स्टेंजा मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें लिटरेरी डिवाइस और जो राइम स्कीम है उसकी चर्चा हमने कर ली है। बाकी लिटरेरी डिवाइस और क्रिटिकल एप्रिसिएशन ये सब अपने एक अलग से लेसन में करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इसके अंदर यूज हुई सारी लिटरेरी डिवाइस और सारे जो लिटरेरी फॉर्म्स और जो भी हैं वो सब उसके अंदर हम करेंगे। तो आप वो लेसन मेरा जरूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर नाउ,
See you in the next lesson with Canto 5. Goodbye, good luck.